Hello dear students, as you know that we are discussing about the methods to calculate national income, and in my previous videos I have explained you about the expenditure method, how to calculate national income through the expenditure method, and we have also done some numericals on it. Today I am going to explain you how to calculate national income using income method. So let's start with the income method. Dear students, आज हम लोग पढ़ेंगे income method, जिसको हम लोग फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं. ये इसका अलग नाम है, तो इसका ध्यान रखना है आपने. और कौन कौन से इसके नेम्स हैं देखो. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. इनकम या फैक्टर पेमेंट कह लो या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड कह लो. इसमें होता है नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट. पेमेंट का मतलब जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको जो बदले में पेमेंट हो रही है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर पेमेंट हो रही है, वो जो हमारी है वो हमारी आ जाती है इनकम मेथड के अंदर. जैसे लैंड पे होता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें हमारा जो लेबर का पार्ट है वो कवर हो जाता है, जिसमें सैलरी एंड वेजेस आता है. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें चारों चीजें आ जाएंगी. चारों चीजों का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब जैसे अगर मैं खुद अपना काम कर रही हूँ, मेरे पास जमीन थी या मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने लगा दी, तो मैं खुद को रेंट नहीं दूंगी. लेकिन जब क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू लगा सकते हैं. मैं खुद ही काम कर रही हूँ एज अ लेबर, मैं अपने आप को सैलरी वेजेस नहीं दूंगी, ठीक है, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू लगेगी. सेम मैंने ही अपना पैसा लगाया, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट उसकी एक मार्केट वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू हम लोग लगाते हैं. ये हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद ही अपना बिजनेस चला रहा है, उसकी मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड में सारी आ जाएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जो इनकम है, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, और उसके बाद जो हमारा आ जाता है इंटरेस्ट और जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है. फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जो बाकी चीजें हमारी बची. लेबर हमने यहाँ कर दी, लेबर से हटके हमारा रेंट आ गया इसके अंदर, सैलरी वेजेस तो ऊपर हो गई, रेंट बचा, इंटरेस्ट बचा और बचा प्रॉफिट. और इनके साथ एक और चीज हमारी जुड़ती है, रॉयल्टी. ये तीनों चीजें हमें मिलती है प्रॉपर्टी पे, ये मिलती है हमें एंटरप्रेन्योर, मालिक जब हम बन जाते हैं, हम किसी चीज के मालिक हैं, सिर्फ हम ओनर हैं, तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है. और ये रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी जो है, ये हमें तब मिलती है जब हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. प्रॉपर्टी हमने लगा रखी है, उस पर हमें रेंट मिल रहा है या उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या उस पर हमें रॉयल्टी मिल रही है. अब ये रॉयल्टी क्या होता है. रॉयल्टी क्या होता है, से सपोज अभी मेरी कोई जमीन है जिसपे मिनरल्स बहुत अच्छे, मेरे किसी काम के नहीं है, जिस किसी को चाहिए था उसने बोला कि आप हमें अपनी जमीन के मिनरल्स दे दो एक्सट्रैक्ट करने के लिए. मैंने कहा ठीक है, यू जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑल द मिनरल्स फ्रॉम दैट लैंड, क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं है. जब तक लेकिन तुम मिनरल्स निकालोगे, आप अपने मिनरल्स का जो है 50% या 20% जो भी होगा, मैं अपने हिसाब से अपनी रॉयल्टी चार्ज करूँ, क्योंकि मेरा लैंड. या ये कह सकते हो, अगर मैंने कोई गाना बनाया और मैंने गाना बेच दिया एक मूवी को कि ठीक है, आप मेरा गाना अपनी मूवी में चला सकते हो, लेकिन आपकी मूवी रिलीज होने के पहले एक साल के अंदर जो है, उसका जो भी तुम्हें प्रॉफिट आएगा उसका 10% आप मुझे दोगे या 20% आप मुझे दोगे. तो ये होती है रॉयल्टी. इसके बाद आ जाता है, पहले एक एक करके पढ़ते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इसमें वेजेस एंड सैलरीज आता है इन कैश और इन काइंड. जो कैश में मिल रहा है पैसा या जो काइंड में मिल रहा है, इसको अब हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, कैश और काइंड क्या होता है. और दूसरी क्या चीज है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब ये देखो, वेजेस एंड सैलरीज में बेसिक पे आ गई, जो सैलरी नॉर्मली मिलती है, फ्री खाना भी अगर मिल रहा है, या फ्री में घर मिल रहा है, या HR घर अगर नहीं मिल रहा है उसकी जगह पैसे मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कैश के अंदर आ जाती हैं और काइंड के अंदर आ जाती हैं. वेजेस एंड सैलरी का पार्ट हो जाती है ये. दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम. जैसे प्रोविडेंट फंड में हमारा एम्प्लॉयर पैसे लगा रहा है, या हमारा उसने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है, या वो हमें रिटायरमेंट पेंशन देगा बाद में,
तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर होता है मालिक जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर जो अपनी जेब से पैसा लगाता है फंड में या इंश्योरेंस में या हमारे पेंशन के अंदर, वो जो है हमारा इसमें माना जाता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है आगे मिक्स्ड इनकम ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉय। मिक्स्ड इनकम में मैंने आपको बताया खुद ही बंदा काम कर रहा है, खुद ही उसका रेंट जो है, सैलरी एंड वेजेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे जो भी चीजें मिलती हैं, जैसे लेबर को मिल गया सैलरी एंड वेजेस, लैंड पे मिल गया रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब ये सारी चीजें क्या है जो खुद ही बंदा खुद को देता है, देता तो नहीं है लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको मैंने आपको बताया दो चीजों में, ऑल्दो आपको लिखना एक साथ ही है बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको प्रॉपर डेप्थ में बता रही हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीजें आती है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, और एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, मालिकाना जो उसको मिलता है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। देखो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं तो देना पड़ता है। टैक्स की फॉर्म में हम सरकार को देते हैं, डिविडेंड की फॉर्म में जो हमारे ओनर्स हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उसको भी प्रॉफिट में से पार्ट देते हैं। कॉर्पोरेट सेविंग्स में क्या आ जाता है, कॉर्पोरेट सेविंग के अंदर जो हम लोग सेव करके रखते हैं पैसा कि हम आगे अपने बिजनेस के अंदर लगाएंगे, इसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं और रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। कॉर्पोरेट सेविंग का दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हो सकता है और रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। फिर हमारी NDI एट फैक्टर इनकम या NDP एट FC लिख सकते हो इसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकलता है, पहला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज आ जाती हैं कैश और काइंड में, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ जाता है जो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दूसरा मिक्स्ड इनकम आ गया, तीसरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी आया और प्रॉफिट आया। प्रॉफिट के 3 पार्ट आते हैं। यही चीज जो पहले मैं बता चुकी हूँ, अब मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे बता दिया कि इन तीनों को ऐड करके हमारा क्या निकल के आता है, NDP एट FC। ये हमारी डायरेक्ट होती है डोमेस्टिक इनकम। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना सिखाया है। तो उसमें क्या होता है, नेशनल इनकम का क्या एग्रीगेट होता है, NNP एट FC, और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है NDP एट FC। ये खास ध्यान में रखना है, डोमेस्टिक इनकम के लिए D होता है बीच में, नेशनल के लिए N होता है। बाकी हम नेट में ही देखते हैं और फैक्टर कॉस्ट में देखते हैं, दोनों चीज। अब अगली चीज देखो, इसके ना क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट तो हमने बोल दिया कि हम इंटरेस्ट इंक्लूड करते हैं कैपिटल में, लेकिन इंटरेस्ट भी तो कई तरह का होता है। कौन सा इंटरेस्ट हम इंक्लूड करते हैं और कौन सा इंटरेस्ट एक्सक्लूड करते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा इंटरेस्ट हम इंक्लूड करते हैं, जो हमें बैंक डिपॉजिट से पैसा मिल रहा है। सपोज मेरा एक बैंक अकाउंट है, बैंक में मैंने पैसा जमा कर रखा है और बैंक मुझे बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, वो जो पैसा है वो हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो हम इंक्लूड करते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक जो वो पैसा है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए लगाएगा, और जो भी पैसा हमारे इकोनॉमी के अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो पैसे का इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है तो हम उसे नेशनल इनकम के अंदर ऐड जरूर करेंगे, कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो। ठीक है, बॉन्ड्स कम अंडर इंटरेस्ट इनकम। अगर बॉन्ड्स की बात करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम के अंदर ही आएगा, उसका इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो आएगा। अब कौन सा इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम कहते हैं कि इंटरेस्ट तो आना ही आना है क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट है, लेकिन नहीं, हर इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब देखो कौन सा नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट्स। सरकार ने लोन ले रखा है जनरल पब्लिक से, उस पे अगर वो देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो ऐड नहीं होगा। क्यों, लोन टेकन आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस। हम ये मानते हैं कि सरकार ने अगर लोगों से लोन लिया है तो वो अपने उस एक्सपेंडिचर के लिए लिया होगा जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हुआ है। हम नहीं मान के चलते कि वो प्रोडक्शन के लिए यूज किया है, राइट। तो वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज किया है, जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं होगा। और दूसरा, जो भी कस्टमर्स पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं बैंक को पे कर रही हूँ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली लोन के बदले में इंटरेस्ट दूंगी, तो मैंने एज ए कंज्यूमर लिया है। कंज्यूमर क्या करेगा, कार लेगा, अपना घर बनाएगा,
ठीक है, उन चीजों के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन में नहीं माना जाता। कार मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ली, क्या प्रोडक्शन हुआ? कोई प्रोडक्शन नहीं। वहीं अगर कोई प्रोड्यूसर ने लोन ले रखा, प्रोड्यूसर बैंक को लोन इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट पेड बाय प्रोड्यूसर टू द बैंक विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर ले रहा है तो वो अपना प्रोडक्शन करेगा। कंज्यूमर अगर दे रहा है तो हम ये मान करते हैं कंज्यूमर जो है कंजम्पशन पर्पस कर रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हम उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे आ जाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या आता है। कैश की अगर हम बात करें, सिर्फ कैश की, इसको वीडियो जब आपके पास आएगी तो भी आप इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन कैश आता है, वेजेस एंड सैलरीज जो कैश में गया, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस एंड कमीशन। वैसे तो ये सारी चीजें हमें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर ये चीज अलग अलग भी आ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए ये कैश के अंदर इंक्लूड होगा। सिक लीव अलाउंसेस, और काइंड में क्या क्या आएगा? काइंड में आ जाएगा हमारा फ्री घर जो हमें मिल रहा है, जैसे मैंने आपको एचआरए बताया, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है, फ्री फूड मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है हमारे बच्चों को, तो ये सब क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन काइंड। तो ये चीजें हमें अपने नोट्स में जरूर इसको मेंशन करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस क्या है? ये सब अभी हम वेजेस एंड सैलरीज में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज में क्या था? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। ठीक है, एम्प्लॉयर्स, ये ध्यान में रखना, ये एम्प्लॉयर का होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो वो प्रोविडेंट फंड के अंदर अपनी जेब से लगाता है, लाइफ इंश्योरेंस देता है, कैजुअलिटी इंश्योरेंस देता है, या हमारे रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है। तो ये सारी चीजें हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर आ जाती है। वैसे तो नॉर्मली जो है हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये अलग अलग गिवन नहीं होता है, बट स्टिल अगर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या पढ़ा था, जिन्होंने वीडियो देखी होगी, हमने पहले ऐड किया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, प्रोड्यूस ये हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनको ऐड करके हमारा निकल के आया था जीडीपी एट 10, क्योंकि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर देखो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कोई मशीन भी ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी ही होगी, है ना, तो हमें डेप्रिशिएशन भी माइनस करना पड़ता है। और जो भी हम गुड्स बनाते हैं उसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हमारे टैक्सेस भी लगते हैं और सब्सिडीज भी लगते हैं, तो एनआईटी भी हम करते हैं, तब हमारा जाके आता है एनडीपी एट एफसी। लेकिन जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो हमारा क्या चीज ऐड हो रही है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही चार चीजें हमारी ऐड हो रही है। अब इसके अंदर देखो, जब हमें रेंट मिल रहा है या वेजेस मिल रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन कहाँ है? कोई सामान थोड़ी है, कोई मशीन थोड़ी है जो वैल्यू कम होगी, नहीं होगी। कैपिटल की वैल्यू कम नहीं होती, प्रॉफिट की वैल्यू कम नहीं होती, और उस पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये तो हम डायरेक्ट इनकम की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की नीड नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की नीड नहीं है, डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी। ध्यान रहे, इन सब चीजों को ऐड करके डायरेक्ट हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है, जबकि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम जो भी चीजें ऐड करते हैं उसके अंदर हमारा जीडीपी एट एमपी निकल के आता है। इसके अंदर अब देखो कंपेंसेशन एम्प्लॉइज के अंदर क्या है कि अगर एम्प्लॉय को कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है अगर इंश्योरेंस पे जो भी पैसा है, तो वो इंक्लूड नहीं होता। कंपनी अगर ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने जो है अपने काम के लिए आपको भेजा है और कंपनी उसका पैसा आपको दे रही है, तो वो आपका कंपेंसेशन एम्प्लॉइज के अंदर नहीं आएगा, वो आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा कंपनी का। ठीक, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं। चलो, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको आप ध्यान से पढ़ो, सुनो, नोट्स बनाओ, और जो भी क्वेरीज हैं वो मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व करूँगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।